नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो सीधे सीधे माँ और बच्चे की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। गर्भावस्था में एनीमिया का सही और सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। देखिए, इस जानकारी को ठीक से समझ कर ना हम मातृ और शिशु स्वास्थ्य की रक्षा में एक बहुत मजबूत कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इस बात की गंभीरता को समझें कि हम ये चर्चा कर ही क्यों रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एनीमिया सीधे तौर पर 20% मैटरनल डेथ्स यानी मातृ मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ये एक सच में चौंका देने वाला आंकड़ा है जो हमें साफ साफ बताता है कि इस कंडीशन को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो ये एनीमिया आखिर है क्या? अगर हम मेडिकल भाषा में बात करें तो ये वो स्थिति है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स की संख्या या फिर उनकी ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेसिटी है वो शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं होती। और भी आसान शब्दों में कहें तो खून में ऑक्सीजन ढोने की ताकत कम हो जाती है। अच्छा, तो आज हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे? हम शुरुआत करेंगे एनीमिया से जुड़े खतरों को समझने से, फिर जानेंगे कि इसकी सही पहचान और क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एएनएम, मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट की क्या भूमिकाएं हैं इसे समझेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी में एनीमिया को इतनी गंभीरता से क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसका खतरा सिर्फ मां तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका बहुत गहरा और सीधा असर पड़ता है। अगर माँ की बात करें तो इसका मतलब है इन्फेक्शन का बढ़ा हुआ खतरा, बहुत ज़्यादा थकान, सांस फूलना जैसी रोज़ की परेशानियाँ और यहाँ तक कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसका असर सिर्फ माँ पे ही नहीं रुकता, बच्चे के लिए तो इसके नतीजे और भी खतरनाक हो सकते हैं, जैसे कि प्रीटर्म बर्थ, जन्म के समय वजन का कम होना और दुर्भाग्य से अर्ली इन्फेंट डेथ का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है? उसकी सही पहचान। एनीमिया के मैनेजमेंट के लिए भी सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है इसकी सही पहचान करना और हीमोग्लोबिन के लेवल के हिसाब से उसे क्लासिफाई करना। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये बहुत बहुत ज़रूरी है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझिए। हीमोग्लोबिन के लेवल के आधार पर अनीमिया को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। 10 से 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर माइल्ड है, 7 से 9.9 मॉडरेट और अगर 7 से भी कम है तो वो सीवियर यानी गंभीर अनीमिया माना जाता है। याद रखिए, इलाज का पूरा प्रोटोकॉल इसी क्लासिफिकेशन पर टिका है। तो जब भी कोई गर्भवती महिला जांच के लिए आती है तो इन लक्षणों पर आपको खास नजर रखनी है, जैसे कि बहुत ज्यादा थकान, दिल की धड़कन का तेज होना, थोड़ा चलने पर भी सांस फूलना, चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ना और पैरों में सूजन। ये सब एनीमिया के क्लासिक लक्षण हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी की, यानी हमारी एएनएम्स की भूमिका की। अनीमिया के खिलाफ इस लड़ाई में एएनएम हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो स्क्रीनिंग, मैनेजमेंट और सही टाइम पर रेफर करने में सबसे अहम रोल निभाती हैं। अगर माइल्ड एनीमिया का केस है तो एएनएम के लिए एक बहुत ही सीधा साधा 4 स्टेप का प्रोटोकॉल है। पहला, डाइट की सलाह दें। दूसरा, आयरन फॉलिक एसिड यानी आईएफए की टैबलेट दें। तीसरा, डीवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की गोली दें। और चौथा, ठीक 1 महीने बाद हीमोग्लोबिन की दोबारा जांच करें। और ये शायद सबसे जरूरी स्लाइड है। एएनएम को ये साफ तौर पर पता होना चाहिए कि रेड फ्लैग्स क्या हैं, कब मरीज को फौरन मेडिकल ऑफिसर के पास भेजना है। अगर हीमोग्लोबिन 7 से कम है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है या 1 महीने के इलाज के बाद भी कोई खास सुधार नहीं है तो इंतजार नहीं करना है, तुरंत रेफर करना है। ठीक है, तो जब केस एएनएम से मेडिकल ऑफिसर के पास पहुंचता है तो यहां जिम्मेदारियां थोड़ी और बढ़ जाती हैं। अब मॉडरेट एनीमिया के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के जरूरी फैसले लेने की बारी एमओ की है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है और वो ये कि मैनेजमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि प्रेगनेंसी का कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है। देखिए, दूसरी तिमाही में जब हमारे पास सुधार के लिए समय होता है तो हम ओरल आयरन से इलाज शुरू कर सकते हैं, लेकिन तीसरी तिमाही में खेल बदल जाता है। डिलीवरी का समय नजदीक है, हमें तेजी से रिजल्ट चाहिए, इसलिए पेरेंटल आयरन यानी इंजेक्शन को प्राथमिकता दी जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है पेरेंटल आयरन थेरेपी की, जिसमें आईवी आयरन सुक्रोज एक बहुत ही असरदार औजार है।
ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में आयरन पहुंचाता है, जिससे ये उन मामलों में बहुत इफेक्टिव हो जाता है जहां हीमोग्लोबिन को तेजी से बढ़ाना हो या जब मरीज ओरल आयरन टॉलरेट नहीं कर पा रहा हो। हाँ, लेकिन इस पावरफुल टूल को इस्तेमाल करते हुए कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। डोज की सही कैलकुलेशन, इंजेक्शन से 48 घंटे पहले ओरल आयरन को बंद करना, इमरजेंसी दवाएं तैयार रखना और मरीज को कम से कम 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखना, ये सब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं। अब हम आते हैं मैनेजमेंट के सबसे ऊंचे लेवल पर, यानी विशेषज्ञ की भूमिका पर। ये वो स्टेज है जहां हालात गंभीर हो चुके होते हैं और एनीमिया जानलेवा बन सकता है। यहां स्पेशलिस्ट द्वारा जीवन रक्षक हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। तो एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नौबत कब आती है, मतलब खून चढ़ाने की जरूरत कब पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इसे यूं ही नहीं लिया जा सकता। देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फैसला हवा में नहीं लिया जाता। इसके लिए बहुत ही साफ और तयशुदा गाइडलाइंस हैं, जैसे कि अगर हीमोग्लोबिन 5 ग्राम डीएल से भी नीचे चला जाए या प्रेगनेंसी 34 हफ्तों से ज्यादा की हो और हीमोग्लोबिन 7 से कम हो। ये कुछ ऐसी गंभीर स्थितियां हैं जहां मरीज की जान बचाने के लिए तुरंत खून चढ़ाना ही सही विकल्प होता है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है उसे कुछ आसान से सिद्धांतों में समेट लेते हैं। ये सिद्धांत देखभाल की चेन में शामिल हर हेल्थ प्रोफेशनल के लिए लागू होते हैं, चाहे वो एएनएम हो, एमओ हो या फिर विशेषज्ञ। अगर आप आज की इस पूरी चर्चा से सिर्फ 3 बातें याद रखना चाहें तो वो ये हैं। पहला, हर विजिट में स्क्रीनिंग करें। दूसरा, सिवियरिटी के लेवल के हिसाब से ट्रीटमेंट करें। और तीसरा, सही समय पर रेफर करें। बस इन 3 सिद्धांतों का पालन करके हम अनगिनत जानें बचा सकते हैं। और आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस जानकारी के बाद जब अगली बार कोई गर्भवती महिला आपके पास आएगी तो आप उसे एनीमिया से बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि ये ज्ञान तभी सार्थक है जब ये हमारे एक्शन में, हमारे काम में उतरे। सोचिएगा जरूर।